Hello everyone, this is Siddharth and welcome to my channel Siddharth and UPSC। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की एनसीईआरटी जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसका पहला चैप्टर टाइटल्ड कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। छोटा सा बैकग्राउंड अबाउट मी। मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। बैचलर्स मैंने करी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फ्रॉम पुणे, then masters in international relations. In past, I have worked with UNESCO, International Solar Alliance and UNICEF, और मैं सिविल्स की प्रिपरेशन भी कर चुका हूँ although I could not clear the exam। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो, कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हो तो दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस। सो कमिंग टू माई अप्रोच, 3 से 4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट माई अप्रोच बिफोर वी स्टार्ट। सो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं अबाउट दिस यूपीएससी प्रिपरेशन। फर्स्ट, टेकिंग कोचिंग हेयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मुझे लगता है कि आपको 2 से 3 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है टू कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली फॉर जीएस। सबके बस का नहीं है इतने पैसे देना, एंड यू डिज़र्व फ्री एजुकेशन। मोर इम्पॉर्टेंटली, कोचिंग लेने में आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 2 से 4 घंटे पर डे। 2.5 घंटे की तो क्लास होती है, आधे से 1 घंटे का आपका आना जाना होता है। सो इसमें से जितना टाइम आप सेव कर सको उतना बढ़िया। सेकंड, शॉर्ट नोट्स हर टॉपिक के लिए बहुत एसेंशियल है। ये रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन उनको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमेशा स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कि नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं। थर्ड, लिसनिंग इज़ मच बेटर दैन रीडिंग। जब आप कुछ सुनते हो तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठता है व्हेन कंपेयर टू जब आप कुछ पढ़ते हो, और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन भी है। फोर्थ, ऑल्दो रिविजन के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इन सब में से रिकॉल एंड रिवाइज का मेथड, जिसको एक्टिव रिकॉल मेथड भी बोलते हैं, ये सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है। फिफ्थ, प्रीलिम्स वर्सेस मेंस का सेग्रीगेशन। देखो, वैसे तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कंबाइंड होती है, लेकिन जो आपके से प्रीलिम्स से 3 से 4 महीने पहले वाला फेज़ होता है, जिसमें आपको सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना होता है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है और कौन सा सिर्फ मेंस के लिए। तो जो कंटेंट सिर्फ मेंस के लिए रेलेवेंट है उसको आपको स्किप करना पड़ेगा उस फेज़ में। और सिमिलरली आफ्टर प्रीलिम्स, जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो जो कंटेंट सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है उसको आप स्किप कर सकते हो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, है ना। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आपको पता होगा कि प्रीलिम्स के लिए क्या रेलेवेंट है और मेंस के लिए क्या रेलेवेंट है। ठीक है। नाउ कमिंग टू माई सिक्स्थ पॉइंट, विच इज़ द 80-20 रूल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 80% of the questions come from 20% of the syllabus। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से नॉट सो इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब आपको टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना हो तो आपको पता हो कि कौन से टॉपिक्स तो बिल्कुल अच्छे से करने हैं और कौन से बहुत अच्छे से ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है। एंड लास्टली, एक डिलेमा रहता है स्टूडेंट्स में कि हमने एक टॉपिक पर वीडियो देख ली, अब क्या उसको खुद से पढ़ने की ज़रूरत है या वीडियो का कंटेंट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पढ़ाने की अप्रोच बनाई, जो इस यूट्यूब चैनल में मैं फॉलो करूँगा। मेरे वीडियोस में फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल, और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखेंगे। कोई ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, फोकस सिर्फ अपने टॉपिक पर होगा। नाउ वाइल एक्सप्लेनिंग, स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स अ डायग्राम और अ मैप,
जिसके थ्रू मुझे आपको कुछ समझाना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आई वॉन्ट यू टू लिसन and understand and absorb as much as possible instead of reading the content displayed on the screen। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन की तरफ देख भी नहीं रहे से अपने आइज़ क्लोज करके आप बस सुनने में और एब्जॉर्ब करने में फोकस कर रहे हो तो यू वोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग बिकॉज देयर इज़ नथिंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सो द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दिस वीडियो इज़ कि आप अपनी आंखें बंद करो, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो और कोशिश करो उसको अपने दिमाग में बिठाने की। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो में मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा उसके शॉर्ट नोट्स, शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोट्स आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे और आफ्टर एक्सप्लेनेशन मैं आपको उन शॉर्ट नोट्स से गो थ्रू भी करवाऊँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट नोट्स का लिंक होगा जहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो आपके लिए ऑलरेडी करके दे रहा हूँ। ठीक है। थर्ड, जो नोट्स हैं वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में बनाए गए हैं। पूरा का पूरा कंटेंट छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर है और हर पॉइंट के साथ मेंशन है कि वो पॉइंट मेंस के लिए रेलेवेंट है या फिर प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है या फिर दोनों के लिए। और ये भी इंडिकेट किया गया है कि वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखता है या फिर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो प्रीलिम्स एंड मेंस का सेग्रीगेशन और 80-20 रूल दोनों इंक्लूडेड है नोट्स में। ठीक है। फोर्थ, हर टॉपिक के नोट्स के साथ रिकॉल की लिस्ट भी बना रखी है ताकि आप एक्टिव रिकॉल मेथड या फिर द रिकॉल रिवाइज रिकॉल मेथड उसको यूज़ कर सको अपने रिवीजन के लिए। अब ये कैसे करना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। लास्टली, आपको बुक्स से रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने वर्ड बाय वर्ड बुक से पढ़ के आपको टॉपिक्स मैं आपको समझा रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग श्योर कि ऐसा कुछ ना हो जो आपके प्रीलिम्स या मेंस में रेलेवेंट हो और मैंने कवर ना किया हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको खुद से वो टॉपिक बुक से रीड करना चाहिए तो वो आपका डिसीजन है। मैं एडवाइस करूँगा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आफ्टर गोइंग थ्रू माय वीडियो ऑन अ टॉपिक आप उस टॉपिक को फटाफट से स्किम थ्रू कर लो बुक से। इट वोंट टेक यू मच टाइम। इनफैक्ट अगर आप उसको बुक से पढ़ते हो तो यू विल रियलाइज़ कि जितना भी रेलेवेंट कंटेंट उस टॉपिक का है वो सब मैंने कवर कर रखा है। सो इस तरह से मैंने ये अप्रोच डिज़ाइन करी है। ये आपकी बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा समय बचा लेगा और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी हो सकता है आपके लिए। इसलिए अगर आप मेरे वीडियोस और मेरे कंटेंट फॉलो करते हो तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में ले आऊँगा एज़ फार एज़ योर यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ कंसर्न। और ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ऑन अ डेली बेसिस बहुत टाइम नहीं दे सकते टू यूपीएससी प्रिपरेशन। And I will try my best to complete the whole UPSC GS syllabus, mains और prelims दोनों का, and maybe political science optional as well in future. So be with me in this wonderful journey. So now we will start the explanation. जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये सब पॉइंट्स इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, जो कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हैं। इस चैप्टर में जो जो पॉइंट्स हैं वो हम सब पॉइंट्स कवर करेंगे। ये आपको स्क्रीन पर अभी जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस चैप्टर से। सो कमिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एक सोसाइटी का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। फर्स्ट, व्हाट इज़ अ सोसाइटी? सोसाइटी इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। नाउ एक सेट ऑफ पीपल से सपोज 1000 लोग हैं, वो कई ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगे, से सपोज हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, जैन्स एक्सेट्रा। ये सब मैं डिवीजन कर रहा हूँ रिलीजन के बेसिस पर। और भी बहुत ग्रुप्स होते हैं विच आर बेस्ड ऑन सम अदर क्राइटेरिया
लाइक एथनिसिटी या लैंग्वेज, जैसे कि कश्मीरीज, तमिल्स, है ना। और ग्रुप्स कैन बी बेस्ड ऑन से कास्ट, जैसे ब्राह्मण्स या क्षत्रियस। अब ये अब हर एक ग्रुप का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है, सोच होती है सिचुएशंस को लेकर, इवेंट्स को लेकर। हर एक का अपना अलग वे ऑफ लिविंग होता है। हर एक ग्रुप की अपनी अलग एस्पिरेशंस होती है, अपना अलग वैल्यू सिस्टम होता है। और बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स, ऐसे पूरे पूरे चांसेस हैं कि इन बिटवीन ग्रुप्स कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ग्रुप से सपोज ग्रुप एक्स को लगता है कि अनटचेबिलिटी जायज़ प्रैक्टिस है, लॉजिक के ऊपर बेस्ड है और इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और ग्रुप से ग्रुप वाई को लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है एंड इट शुड बी अबॉलिश्ड। सो दिस विल लीड टू कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बोथ ग्रुप्स एक्स एंड वाई। और इन सिमिलर मैनर ऐसे ही बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकते हैं, नॉट जस्ट बिटवीन ग्रुप्स। सो हाउ कैन इंडिविजुअल्स लिव टुगेदर इन अ सोसाइटी? सारे एक साथ में पीसफुली कैसे रह सकते हैं? ये पॉसिबल है जब एक मिनिमम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन दीज इंडिविजुअल्स या फिर बिटवीन ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये मिनिमम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन कहाँ से आएगा? ये आएगा जब सभी लोग सोसाइटी में एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स से एग्री करेंगे कि भाई कुछ करो या ना करो, ये रूल्स सबको फॉलो करने हैं। इससे कम से कम कुछ लेवल का कोऑर्डिनेशन बनेगा विद इन सोसाइटी और इससे एक रिलेटिवली पीसफुल एनवायरनमेंट बनेगा। ये सेट ऑफ बेसिक रूल्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको इन टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फंक्शंस बताने वाला हूँ। और इसका पहला फंक्शन अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स which ensures minimal coordination among the members of society। ये जो रूल्स हैं ये सब इंडिविजुअल्स फॉलो करेंगे क्योंकि ये रूल्स बाय नेचर एनफोर्सिएबल होंगे। इन अदर वर्ड्स, ये रूल्स सोसाइटी में एनफोर्स करे जाएंगे, लागू किए जाएंगे, आज इन सबको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अब ये जो रूल्स हैं जो इंश्योर करेंगे कि सोसाइटी में एक मिनिमम लेवल का कोऑर्डिनेशन हो, इनको एनफोर्स कौन करेगा? कोई बॉडी या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए हमें जिसके पास गवर्न करने की अथॉरिटी हो कि हाँ भाई ये एक बॉडी है जो पूरी सोसाइटी को गवर्न करेगी, जो ये इंश्योर करेगी कि सोसाइटी के बेसिक रूल्स एनफोर्स हों और सब फॉलो करें, और जो सोसाइटी की तरफ से और सोसाइटी के लिए डिसीजंस ले पाए। ये बॉडी जो सोसाइटी को गवर्न कर पाए, ये है गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, इसके पास कितनी पावर होगी, इसके पास क्या पावर होगी, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा, ठीक है। और दिस इज़ द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन provides some principles on basis of which a state is governed, स्टेट या फिर सोसाइटी, ठीक है। पावर टू गवर्न सोसाइटी में किसके पास होगी? कोई बॉडी या फिर कोई इंडिविजुअल होगा। अगर बॉडी है तो ये बॉडी कैसे बनाई जाएगी, इसमें कौन कौन लोग होंगे, वो लोग कैसे इलेक्ट होंगे या फिर नॉमिनेट किए जाएंगे, ये सब बेसिकली क्या है, यहाँ पे डिसाइड ये हो रहा है कि सोसाइटी को गवर्न करने की पावर किसके पास जाएगी। इन अदर वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। इट डिसाइड्स हु विल कॉन्स्टिट्यूट लॉज और रूल्स एंड हु विल एनफोर्स देम एंड हाउ सच बॉडीज विल बी फॉर्म्ड। क्या इलेक्ट किए जाएंगे या नॉमिनेट किए जाएंगे या फिर हेरिडेटरी होगा। ये सेकंड फंक्शन जो कि है एलोकेशन ऑफ पावर्स का, ये एक क्लैरिटी लेकर आएगा कि भाई अल्टीमेटली रूल कर कौन रहा है सोसाइटी में, ठीक है। अब आप वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को देखो तो अलग अलग
तरह के आपको सरकार के सेटअप्स मिल जाएंगे, जैसे कि डिक्टेटरशिप, जिसमें एक लीडर होगा जिसके पास सारी पावर होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ कोरिया। या फिर वन पार्टी सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें वन सेट ऑफ पीपल जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं वही रूल करेंगे। अब ऐसे सेटअप में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। ये सेटअप डेमोक्रेसी से अलग है, क्योंकि ना ही जनरल पब्लिक डिसाइड करती है कि कौन उस पार्टी का हिस्सा बनेगा और कौन नहीं, या डिसाइड करती है कि उस पार्टी में से कौन उठ के मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसका एग्जांपल है चाइना, जहाँ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। ठीक है। और तीसरा सिस्टम हो गया डेमोक्रेसी, जिसमें अल्टीमेट पावर इज़ विद द पीपल। लोग डिसाइड करेंगे कि लॉज क्या बनेंगे, कौन बनाएगा। इसके डेमोक्रेसी के अब दो टाइप्स हैं। पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें लोग डायरेक्टली थ्रू रेफरेंडम डिसीजंस लेते हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया में है, जिसमें लोग इलेक्ट करते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स फिर मिलकर लॉज बनाते हैं, जिनको बेसिकली लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। और इन्हीं में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर इन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, जिनको एग्जीक्यूटिव्स भी बोला जाता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, गवर्नमेंट को आपने अथॉरिटी तो दे दी, पावर एलोकेशन तो कर दी। अब इसमें इशू ये है कि पावर का मिसयूज़ भी तो हो सकता है। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पीस मेंटेन करने के नाम पर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दे, उनको मारना शुरू कर दे, या फिर कोई और रीज़न देगा, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी। आपको पता होगा जैसे कि हिटलर ने ज्यूस को मारा था, है ना, बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। सो दिस इज़ बेसिकली मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करना और उसको पावर देना इज़ नॉट इनफ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रिक्वायर्ड है, ये इंश्योर करना कि गवर्नमेंट इस पावर का मिसयूज़ ना करे। अब ये कैसे होगा? वन ऑफ द कॉमन वेज टू ensure that government does not misuse its power is by giving people a set of rights which are fundamental in nature. आम लोगों को कुछ हक दे दिए, और ये फंडामेंटल इन नेचर है। फंडामेंटल इन नेचर का मतलब ये है कि इन राइट्स को गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती। जैसे कि अनटचेबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है। अनटचेबिलिटी इंडिया में प्रैक्टिस नहीं हो सकता, और इसलिए सरकार कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को प्रमोट करे। अगर ऐसा लॉ सरकार बनाती है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी ऑन बेसिस कि ये लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। So such limits on government ensure that laws which are passed by the government are not unfair, and government does not use its power in an arbitrary manner. ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सरकार के किसी लॉ से प्रोटेक्टेड नहीं होते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड होते हैं। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिक्वायर्ड होगा। इसलिए फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, इनको मॉडिफाई किया जा सकता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और तो और फंडामेंटल राइट्स पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड होती हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। अब ये अगर इस फंडामेंटल राइट को लेकर चलें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में सभी कैंडिडेट्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आपको रिजर्वेशन के बारे में तो पता होगा, कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं फॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। नाउ ये जो रिजर्वेशन वाला प्रोविज़न है, दिस इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट
टू इक्वालिटी, ठीक है। इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन बट अ रीजनेबल वन, ठीक है। ऐसे ही ऑलमोस्ट हर फंडामेंटल राइट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूडेड हैं। दैट इज़ ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड फंडामेंटल राइट्स पर लिमिटेशंस की तरह काम करती हैं। इन अदर वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन itself mentions conditions and circumstances where these fundamental rights can be trespassed by the government, ठीक है। नाउ कमिंग टू फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ना ही सिर्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसको पावर अलॉट करता है, उस पावर की एक्सरसाइज पर लिमिटेशन सेट करता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एनेबल करता है सोसाइटी की एस्पिरेशंस फुलफ़िल करने में। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हद तक मेंशन्ड होती हैं सोसाइटी की बेसिक एस्पिरेशंस, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस भी मेंशन्ड होते हैं जो गवर्नमेंट को एनेबल करते हैं उन एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एस्पिरेशंस और इनके एनेबलिंग प्रोविजंस मेंशन्ड हैं बेसिकली 3 पार्ट्स में। पहला प्रियम्बल, दूसरा फंडामेंटल राइट्स, और तीसरा DPSPs, ठीक है। फॉर एग्जांपल, प्रियम्बल में मेंशन्ड है इंडियन सोसाइटी की इक्वालिटी की एस्पिरेशन, और फंडामेंटल राइट्स में आपको इक्वालिटी के राइट्स पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मिल जाएंगे, जिससे गवर्नमेंट कुछ बैकवर्ड सेक्शंस को अपलिफ्ट कर सकती है और इन सेक्शंस को 8 पार ला सकती है दूसरे सेक्शन से जो ऑलरेडी एक बेटर पोजीशंस में हैं, ताकि एक ओवरऑल इक्वालिटी अचीव की जा सके और एक कोई पर्टिकुलर सेक्शन पीछे ना हो बाकी सेक्शन से। सो दिस इज़ द enabling provision for the government with which government can fulfill aspiration of equality, ठीक है। अब समझ आए कि कौन सी एस्पिरेशन की बात हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को कैसे फॉर्म किया गया है ताकि वो गवर्नमेंट को एनेबल करें इन एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने में, एंड देयरफॉर हेल्पिंग गवर्नमेंट इन वर्किंग फॉर कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, एक और चीज़, ये जो एस्पिरेशंस और गवर्नमेंट को एनेबल करने के ये वाला जो फीचर है, ये जो फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंने आपको बताया, ये 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। एज इन जो कॉन्स्टिट्यूशंस 20th सेंचुरी से पहले बने थे उन कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा फीचर नहीं था। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, एज इन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डेमोक्रेटिक इन नेचर, एज इन वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स भी अपने लोगों को देते हैं। एंड वन ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूशंस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, लाइक वन बुक, एंड उसमें सारे आर्टिकल्स, प्रोविजन, सब कुछ है। नाउ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल किताब हो, जैसे कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिसीजंस, जजमेंट्स एक्सेट्रा, उन सब को मिला के यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज 4 फंक्शंस, एक और फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को एक कलेक्टिव फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि ये आइडेंटिटी 3 तरह की है। पहली, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जब इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सेटअप पर एग्री करते हैं और इस सेटअप को बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सेटअप जो इंडिया में है, तो इससे लोगों को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है। दूसरी, नेशनल आइडेंटिटी। अब नेशनल आइडेंटिटी कैसे? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। इसलिए ये पूरे नेशन, पूरे कंट्री को आइडेंटिटी देता है कि भाई आप देश में कहीं भी हो, किसी भी रीजन में हो, आपका रिलेशन गवर्नमेंट के साथ कैसा होगा।
तो यहाँ से नेशनल आइडेंटिटी आती है। थर्ड है मॉरल आइडेंटिटी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है जो कि सबको फॉलो करना है। ये सेट ऑफ रूल्स एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ें कर सकते हैं और ये चीज़ें नहीं कर सकते, और हर इंडिविजुअल इसी फ्रेमवर्क में रहकर अपनी एस्पिरेशंस परस्यू कर सकता है। जो हर इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस होंगी और जो उसके एक्शंस होंगे वो इसी फ्रेमवर्क से अलाइन करने चाहिए। इस फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जा सकते बिकॉज गवर्नमेंट वो सेट ऑफ रूल्स हर एक पर एनफोर्स करती है। अब जैसे कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है और एनफोर्स करता है, जैसे कि सेक्युलरिज्म। अब एक इंडिविजुअल की जो एस्पिरेशन है वो इस सेक्युलरिज्म की वैल्यू को ट्रेस पास या वायलेट नहीं कर सकती। एक इंडिविजुअल की एस्पिरेशन इस वैल्यू से अलाइन होनी चाहिए। ये फ्रेमवर्क जिसमें कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, ये एक मॉरल अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट लगाता है ऑन ईच इंडिविजुअल, एंड ड्यू टू दिस हर इंडिविजुअल की एक सिमिलर मॉरल अप्रोच रहती है और इससे एक मॉरल आइडेंटिटी बनती है। ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सी इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि जिस तरह का पॉलिटिकल सेटअप और सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाने का अटेम्प्ट किया गया है, जो रूल्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, क्या वो सब इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं या फिर बस पेपर पर है। अब ये कैसे मेजर किया जाए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस इफ़ेक्टिव होंगे, कौन से नहीं। किस कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और पॉलिटिकल सेटअप एक्चुअलाइज कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, और किसके नहीं। इस इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करने के 3 फैक्टर्स हैं। पहला हो गया मोड ऑफ प्रोमलगेशन, दूसरा सब्सटैंटिव प्रोविजंस, तीसरा बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब मोड ऑफ प्रोमलगेशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट कैसे हुआ है, बना कैसे है, एज इन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। इसको क्राफ्ट किसने किया है, बनाया किसने है, जिसने बनाया है क्या उसके पास लेजिटिमेट अथॉरिटी थी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। इन अदर वर्ड्स, जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है क्या जनरल पब्लिक उसे सपोर्ट कर रही थी कि हाँ तू हमारी तरफ से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। जब लोगों का सपोर्ट रहता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के फेवर में लेजिटिमेसी आती है, एक क्रेडिबिलिटी आती है कि हाँ भाई जनरल पब्लिक ने हमें परमिशन दे रखी है, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन दे रखी है। और क्योंकि जनरल पब्लिक ने ये ट्रस्ट शो कर रखा है और सपोर्ट दे रखा है इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करेगा एक नेशनल कंसेंसस। सभी लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन से एग्री करेंगे क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करेगा वो एस्पिरेशंस, गोल्स और पॉलिटिकल सेटअप जो सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, और इसलिए लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो करेंगे। एंड दिस विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन। जब ऐसे लोग जिन्हें जनरल पब्लिक का सपोर्ट नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो वो सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं वो उनके खुद बेस्ट इंटरेस्ट में हो और सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो जनरल पब्लिक होगी वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज कर सकती है, उसको फॉलो करने में रेजिस्टेंस शो करेगी, विच विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन लेस इफेक्टिव। ठीक है। सो यूजुअली जो मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो क्रिएट किए गए हैं आफ्टर अ पॉपुलर नेशनलिस्ट मूवमेंट, जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट।
ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस इंस्पायर होते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट से। हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर हुआ है हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो डेवलप हुए ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उनको एग्जीक्यूट किया गया थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इक्वालिटी और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ डेवलप हुई थी ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट और ये एग्जीक्यूट हुई थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। So now the second way of measuring the success or effectiveness of a constitution, which is the substantive provisions of the constitution. Now substantive provisions मतलब कि वो provisions of the constitution which give a reason for every section of the society to follow the constitution. अब कोई इंसान या फिर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो तब करेगा जब वो कन्विंस्ड होगा कि भाई जो पॉलिटिकल सेटअप और जो वैल्यूज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा उससे एक बेसिक जस्टिस इंश्योर्ड होगा। देखो, परफेक्ट जस्टिस प्रोवाइड करना इज़ डिज़ायरेबल बट नॉट टोटली फीजिबल। सो इफ़ नॉट परफेक्ट जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेसिक लेवल का जस्टिस तो प्रोवाइड करना पड़ेगा टू ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न है से कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर देता है, तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होगा तो वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाएगी उसके लिए तो इनजस्टिस हुआ ना। इसलिए ये वाला सेक्शन प्रोटेस्ट करेगा और रेजिस्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट और फॉलो करने में, और इससे कॉन्स्टिट्यूशन की इफ़ेक्टिवनेस डिक्रीज़ होगी। देयरफॉर ये इंश्योर करने के लिए कि एवरी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए जो हर सेक्शन के लिए जस्ट हो कि हाँ भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा जस्टिस इंश्योर्ड होगा, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ऐसा लगना चाहिए। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है टू ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ अ रीज़न टू फॉलो इट। ठीक है, तो ये था सब्सटैंटिव प्रोविजंस या फिर प्रेजेंस ऑफ सब्सटैंटिव प्रोविजंस इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब थर्ड वे ऑफ मेजरिंग सक्सेस और इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन और नॉट। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन दो केसेस में होता है। पहला केस लेते हैं। देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन पावर तो अलॉट कर देता है, पावर टू मेक रूल्स, पावर टू एनफोर्स दीज रूल्स एंड पावर टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। अब ये सारी पावर अगर एक ही इंसान या फिर एक ही सेट ऑफ पीपल या फिर एक ही इंस्टीट्यूशन के हाथ में दे दे तो उसमें ये चांसेस हैं कि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में बदल जाए। और अगर एक ही इंसान या फिर एक सेट ऑफ पीपल या फिर एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में सारी पावर है तो वो जो चाहे वो कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंस्टीट्यूशन जिसके पास सारी पावर्स हैं उसने कोई लॉ बना दिया जिससे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी ही रिमूव हो गया, इक्वालिटी का फंडामेंटल राइट को ही उसने रिमूव कर दिया और उस लॉ को इम्प्लीमेंट भी कर दिया, क्योंकि पावर टू मेक रूल्स और पावर टू एनफोर्स रूल्स दोनों उसके हाथ में हैं। अब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये तो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है क्योंकि सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं रहेगी, तो ये लोग कोर्ट के पास जाते हैं। लेकिन अब पावर टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स भी उसी इंस्टीट्यूशन के पास है, यानी कि सारे कोर्ट्स उस इंस्टीट्यूशन के अंडर हैं, तो कोर्ट्स से भी कुछ मदद नहीं मिलेगी लोगों को। अब यही इंस्टीट्यूशन जो मन चाहे वो लॉस बनाएगा और उनको इम्प्लीमेंट करेगा और लोग कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, तो ये डिक्टेटरशिप की तरह हो गया, राइट। सो फॉर दिस रीज़न एक कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो तीन पावर्स हैं, पावर टू मेक लॉ, पावर टू इम्प्लीमेंट लॉज और पावर टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, ये पावर्स तीन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को देता है, एक इंस्टीट्यूशन को नहीं, तीन अलग अलग को, विच आर लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और तीसरा जुडिशरी जो इन लॉज से रिलेटेड या फिर इनकी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे उनको रिजॉल्व करता है। अब क्या ये तीन इंस्टीट्यूशंस में पावर डिवाइड करना इनफ है? शायद नहीं, क्योंकि ये भी तो चांसेस हो सकते हैं कि इन तीनों में से कोई एक इंस्टीट्यूशन अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करे, इन अदर वर्ड्स पावर मोनोपोलाइज करने की कोशिश करे।
फॉर एग्ज़ाम्पल लेजिस्लेचर एक लॉ बनाती है कि जुडिशरी में जो जजेस सेलेक्ट होंगे वो हम डिसाइड करेंगे और उन्हें हम ही रिमूव करेंगे। मतलब कि लेजिस्लेचर विल अपॉइंट एंड रिमूव द जजेस। अब इससे चांसेस ये बनते हैं कि जो जजेस जुडिशरी में होंगे वो वैसे ही काम करेंगे जैसे कि लेजिस्लेचर चाहेगा। जो जजेस लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे उनको लेजिस्लेचर रिमूव कर देगी। तो इससे क्या हुआ कि लेजिस्लेचर हैज़ नाउ पावर ओवर जुडिशरी, ओवर द कोर्ट्स। ऐसे एक इंस्टीट्यूशन अपनी पावर इंक्रीज कर सकता है बाकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और पावर पर मोनोपोली हासिल करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अब इससे पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि इन तीनों में से एक इंस्टीट्यूशन अपनी पावर इतनी बढ़ा ले कि बाकी दोनों इंस्टीट्यूशंस उसके कंट्रोल में आ जाए। इससे अगेन डिक्टेटरशिप की सिचुएशन आती है, डिक्टेटरशिप ऑफ वन इंस्टीट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर फ्रैगमेंटेशन किया था अमंग थ्री इंस्टीट्यूशंस, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन ने अपनी पावर इतनी बढ़ा ली कि बाकी दोनों उसके कंट्रोल में आ गए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। जो अभी हमने पढ़ा कि 3 इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये तो हो गया इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। But institutional design is not enough. What we need is balanced institutional design. Balanced institutional design में ना सिर्फ पावर का डिवीजन होना अमंग 3 इंस्टीट्यूशंस ये इनफ नहीं है, बट ये पावर इस तरह डिवाइड की जाएगी कि अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन अपनी पावर इंक्रीज करने की कोशिश करता है, बाकी दोनों इंस्टीट्यूशंस उसको ये करने से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। In other words, Constitution must fragment power in such a way that there is a system of checks and balances between the institutions holding power. हर इंस्टीट्यूशन जिसके पास पावर है वो बाकी इंस्टीट्यूशंस पर एक चेक रख सकता है ताकि बाकी इंस्टीट्यूशंस पावर मोनोपोलाइज करने की या इंक्रीज करने की कोशिश ना करें। इससे ये होगा कि तीनों इंस्टीट्यूशंस को जितनी पावर दी गई है उसी पावर में वो रहकर ऑपरेट करेंगे। कोई भी एक इंस्टीट्यूशन अपनी पावर इंक्रीज नहीं कर पाएगा क्योंकि बाकी दोनों इंस्टीट्यूशंस उस पर चेक रखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पावर का डिवीजन 3 इंस्टीट्यूशंस में हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट कुछ इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज़ या फिर कुछ इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ जैसे कि यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन भी बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, और इन इंस्टीट्यूशन को भी कुछ पावर्स दी गई हैं। सो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर इज़ नॉट जस्ट डिवाइडेड इन 3 इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड अमंग सम एंटिटीज़ विच आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विच इज़ इन प्लेस एज वेल। चेक्स एंड बैलेंसेस का एग्जाम्पल है से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव को अपने फाइनेंसेस को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है लेजिस्लेचर को। ठीक है, कि भाई कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना कमाया, एक्सेट्रा। और एग्जीक्यूटिव को जब पैसा चाहिए होता है उसके लिए भी पहले लेजिस्लेचर की परमिशन चाहिए। इन अदर वर्ड्स एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के ऊपर। अब अगर एग्जीक्यूटिव अपनी पावर इंक्रीज करने की कोशिश करता है तो लेजिस्लेचर उसके पैसे रोक सकती है। अब पैसे नहीं होंगे तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेट कैसे करेगी? सो चेक्स एंड बैलेंसेस इस तरह से ऑपरेट होता है। ठीक है, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमने अभी पढ़ा विच इज़ अमंग इंस्टीट्यूशंस, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन एट द नेशनल लेवल पावर डिवाइड करता है अमंग 3 इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब कि एक पर्टिकुलर लेवल पे विच हियर इज द नेशनल लेवल, पावर इज डिवाइडेड अमंग 3 इंस्टीट्यूशंस, बट पावर कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स। इंडिया में एक लेवल पर गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया में सिर्फ नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट थोड़ी है, स्टेट लेवल पर भी है एंड लोकल लेवल पर भी है।
जो स्टेट लेवल पर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि एक स्टेट का हाई कोर्ट, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव जो लीड करता है स्टेट का सीएम, इन इंस्टीट्यूशंस को भी कॉन्स्टिट्यूशन पावर अलॉट करता है। एंड सिमिलरली फॉर द लोकल गवर्नमेंट एज वेल। तो जो पॉलिटिकल पावर है वो एटलीस्ट इन केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, नेशनल, स्टेट और लोकल। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो बेसिकली 2 टाइप्स के पावर फ्रैगमेंटेशन है। पहला वर्टिकल, जिसमें पावर डिवाइड होती है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 3 लेवल्स, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, जिसमें हर एक लेवल पर जो पावर दी गई है, जैसे कि नेशनल लेवल पर, वो कई इंस्टीट्यूशंस में डिवाइडेड है, जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। आई होप आपको बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का पहला एस्पेक्ट समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, दिस एस्पेक्ट इंक्लूड्स मेंटेनिंग balance between flexibility and rigidity of constitution। पहले rigidity को समझते हैं। देखो, rigidity of constitutional provisions means कि constitutional provisions cannot be modified or removed। यानी कि जो constitution में provisions हैं वो rigid हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। Therefore rigid constitutions means वो constitution जिसके provisions को change करना, modify करना, remove करना या तो पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द ऑपोजिट ऑफ रिजिडिटी। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस जिनके प्रोविजंस को मॉडिफाई करना काफ़ी इजी है। अब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बैलेंस क्यों रिक्वायर्ड है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कुछ कोर फंडामेंटल वैल्यू से। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करता है, उनको सोसाइटी में इंस्टिल करता है, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। ये जो कोर वैल्यूज़ हैं, इनको अथॉरिटेटिव वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इतनी सेंट्रल, इतनी इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के ऊपर अथॉरिटी कमांड करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सोल का हिस्सा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का न्यूक्लियस का हिस्सा है। इन कोर वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना नेसेसरी है। इन वैल्यूज़ को अगर हटाया या चेंज किया जाए तो सोसाइटी का बेसिक नेचर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ में आता है इक्वालिटी एंड फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इन कोर वैल्यूज़ को इंडियन सोसाइटी में एक्चुअलाइज या मटेरियलाइज किया जा रहा है, ताकि इंडियन सोसाइटी में लोगों को इक्वालिटी और फ्रीडम एंजॉय करने को मिले। अब कल को गवर्नमेंट इन कोर वैल्यूज़ को ही कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर देती है बाय रिमूविंग दोज प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो इक्वालिटी और फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं इन लोगों को, तो इससे इंडियन सोसाइटी का बेसिक नेचर और उसकी बेसिक एस्पिरेशन विच इज़ टू फॉर्म एन इक्वल सोसाइटी वेयर पीपल कैन लिव फ्रीली, वो ही ऑल्टर हो जाएगा। इसलिए ये जो कोर वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इनको प्रिजर्व करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और इसलिए ये डिज़ायरेबल है कि जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इन कोर वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो रिजिड हो, यानी कि उनसे छेड़छाड़ करने का कोई स्कोप ना हो या फिर ना के बराबर हो। ठीक है। सो दिस इज़ वाई रिजिडिटी ऑफ प्रोविजंस विच डील विद कोर वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। देखो, ये तो हो गया रिजिडिटी क्यों रिक्वायर्ड है, लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रिक्वायर्ड है। देखो, जो सोसाइटी होती है, चाहे इंडियन सोसाइटी या फिर कोई और सोसाइटी, वो एक एवर इवॉल्विंग होती है, विच मीन्स कि हमेशा इवॉल्व कर रही होती है। और सोसाइटी इवॉल्व होती है विथ चेंजिंग टाइम्स, विथ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जो सर्कमस्टांसेस अभी हैं वो डिफरेंट हैं उन सर्कमस्टांसेस से जो 25 साल पहले थे। जो 25 साल पहले के सर्कमस्टांसेस थे वो अलग थे फ्रॉम सर्कमस्टांसेस जो 50 साल पहले थे, है ना। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1947 में, उसके प्रोविजंस बने थे अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द टाइम, 1947 के समय के। ठीक है। लेकिन जो आज का समय है, आज के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत अलग है 1947 से।
और आज इंडियन सोसाइटी जिस तरह की है, जिस तरह फंक्शन करती है, वो भी बहुत अलग है 1947 की सोसाइटी से। सो आज की इंडियन सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू जो 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग बनाया था। अब क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो उस समय बनाया गया था, उसके वो प्रोविजंस जो उस समय के सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के बनाए गए थे, वो अब रेलेवेंस नहीं रखते। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की रेलेवेंस डिक्रीज होगी। टू मेक श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशन और उसके प्रोविजंस हमेशा सोसाइटी के लिए रेलेवेंट रहें, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इवॉल्व करना पड़ेगा विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, ताकि वो विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इवॉल्व होता रहे और सोसाइटी के लिए हमेशा रेलेवेंट रहे। लेकिन जो कोर वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, ये तो किसी भी सर्कमस्टांसेस में रेलेवेंट हैं। ये तो इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी का बेसिक नेचर डिफाइन करती हैं। सो नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस आर, दीज कोर वैल्यूज़ हैव टू बी देयर, नहीं तो सोसाइटी का बेसिक नेचर ही चेंज हो जाएगा। सो करना क्या चाहिए? जो कोर फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो तो रिजिड रहनी चाहिए। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम इन कोर वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर सकें विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जो कि इंश्योर करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन रेलिवेंट रहे, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव करे। सो रिजिडिटी फॉर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस फ्लेक्सिबिलिटी टू इंश्योर दीज एस्पेक्ट्स adapt to changing circumstances. In other words, possibility of changing constitution plus putting limits to such change so that core values remain intact and at the same time they adopt to changing circumstances. ये है बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिजिडिटी क्यों? ताकि ये कोर वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी इंटैक्ट रहें। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? ताकि चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करे और हमेशा रेलेवेंट रहे। अच्छा, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुआ, दैट इज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना या मॉडिफाई करना आसान हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाए अगेन एंड अगेन। एंड इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ चेंज्ड टू ऑफन, वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। आज कुछ और है, कल कुछ ऑल्टर करके कुछ और हो जाएगा, परसों फिर कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर किया जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात, कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ चेंज होता है, उन नए सर्कमस्टांसेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इवॉल्विंग विद इवॉल्विंग टाइम्स। ठीक है। So this is the second aspect of balanced institutional design. So आप कॉन्स्टिट्यूशन की इफ़ेक्टिवनेस देख सकते हो 3 क्वेश्चंस पूछकर। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, क्या उनके पास क्रेडिबिलिटी थी, लेजिटिमेसी थी इस टास्क को करने की? इन अदर वर्ड्स, क्या पब्लिक ने उन्हें वो परमिशन या सपोर्ट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? This question points towards the mode of promulgation. Second, does the Constitution give every section of society a reason to follow it? This question points towards the substantial provisions of the Constitution. And third, is there an intelligent fragmentation of power? This question points towards balanced institutional design. So, this is effectiveness of Constitution, which is the second part of this chapter. Now coming to third part, which is Constituent Assembly and Constitution of India. देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो एस्टैब्लिश की गई थी इन 1946, और ये बॉडी एस्टैब्लिश हुई थी ऑन लाइंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। इन द सेंस कि ये बॉडी
कैसे फॉर्म होगी, इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाएंगे, ये सब कैबिनेट मिशन प्लान में दिया गया था। अब क्या सेटअप बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ करने का? देखो, जो प्री इंडिपेंडेंस का इंडिया था वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था। पहला ब्रिटिश प्रोविंसेस जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर थे, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे और पंजाब। सेकंड था प्रिंसली स्टेट्स जो कि डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दोनों ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी थी। वैसे प्रिंसली स्टेट्स का अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो आप जयपुर का स्टेट कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो कई सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, ठीक है। तो बट खैर, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दोनों ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी थी। इसलिए हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट को कुछ सीट्स अलॉट की गई थी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। यानी कि जिस प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। अब जो टोटल सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए रखी गई थी वो थी 292, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी 93, ठीक है। अब पहले दो ब्रिटिश प्रोविंसेस पे आते हैं। अब ये जो 292 सीट्स थी ये सभी ब्रिटिश प्रोविंसेस की मिलाकर थी। जैसे कि पंजाब को 50 मिल गई, बॉम्बे को 60 मिल गई, बंगाल को 100 मिल गई। ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पंजाब, बॉम्बे या बंगाल की सीट्स का एक्चुअल फिगर नहीं है, ठीक है। अब ये जो इलेक्शन हुआ था फॉर सीट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस इलेक्शन में वोटिंग वाज डन नॉट बाय जनरल पब्लिक बट बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द प्रोविंसेस। हर ब्रिटिश प्रोविंस में एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसके मेंबर्स उस प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके मेंबर्स उस प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट अच्छा, आई एम सॉरी। हर ब्रिटिश प्रोविंस में एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसके मेंबर्स उस प्रोविंस की जनरल पब्लिक इलेक्ट करते थे, ठीक है। और ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसाइड करते थे कि कौन उस प्रोविंस की तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा। अब हर प्रोविंस की जो सीट्स थी उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था अमंग 3 कम्युनिटीज़, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल। जनरल में हिंदूज आ गए और बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ भी एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम्स एंड सिख्स, जैसे कि जैन्स या फिर बुद्धिस्ट्स। तो टोटल सीट्स allotted to a British province in the Constituent Assembly were divided into 3 parts and were given to Muslims, Sikhs and others. Others में Hindus and बाकी religious communities except for Sikhs and Muslims, ठीक है। अब जो सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड हैं उन पे मुस्लिम कैंडिडेट्स ही इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और तो और जो इलेक्शन होगा फॉर सीट्स रिजर्व्ड फॉर से मुस्लिम कैंडिडेट्स, उन सीट्स पर वोटिंग सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, ये डिवीजन ऑफ सीट्स अमंग मुस्लिम्स एंड सिख्स इन जनरल हुआ था पॉपुलेशन के बेसिस पर, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। से पंजाब प्रोविंस को उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 75 सीट्स अलॉट की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब ये 75 सीट्स को 3 हिस्सों में बांटा गया, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल, जिसमें हिंदूज एंड बाकी बची कम्युनिटीज़ आते हैं। अब ये 75 सीट्स को किस बेसिस पर डिवाइड किया गया बिटवीन मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल? ये डिवाइड किया गया पंजाब की पॉपुलेशन के बेसिस पर। से अगर पंजाब की पॉपुलेशन में 50% सिख्स हैं, 20% मुस्लिम्स हैं और बाकी बचे 30% हिंदूज़ एंड अदर कम्युनिटीज़ हैं, तो जो 75 सीट्स हैं उन्हें भी इसी प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा। 75 सीट्स का 50% जाएगा सिख्स के पास, 20% जाएगा मुस्लिम्स के पास और 30% जाएगा जनरल कैटेगरी के पास, ठीक है। अब इन सीट्स पर वोटिंग कौन करेगा? इन सीट्स पर वोट करेंगे पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, ना कि पंजाब की जनरल पॉपुलेशन।
इसलिए ये कहना सही होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड वो होते हैं जिन्हें सीधा सीधा जनरल पब्लिक इलेक्ट करती है, और यहाँ तो जनरल पब्लिक का रोल ही नहीं था। तो यहाँ तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट कर रहे थे, और वोटिंग इस तरह से होगी कि जो सीट्स 6 के लिए रिजर्व्ड हैं, उन सीट्स पर जो वोटिंग होगी वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के सिख कम्युनिटी के मेंबर्स ही कर पाएंगे। उन सीट्स पर पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली वोट नहीं करेगी। सिमिलरली जो सीट्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड हैं, उन सीट्स पर सिर्फ मुस्लिम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही वोट कर सकेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सेटअप समझ में आया होगा। अच्छा, एक और बात, जो ये इलेक्शन था उसका सिस्टम था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड नॉट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये सब क्या होता है, इनको मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे फॉर फिलिंग सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम यूज़ हुआ था, और विद इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया गया था। तो ये तो बात होगी ब्रिटिश प्रोविंसेस की। अब आते हैं प्रिंसली स्टेट्स पर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसली स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 93 सीट्स अलॉटेड थी, और इन 93 सीट्स का डिवीजन अमंग प्रिंसली स्टेट्स हुआ था ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जस्ट प्रिंसली स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी आउट ऑफ 93। ठीक है, अब प्रिंसली स्टेट्स को जो सीट्स अलॉटेड हुई थी, क्या ये सीट्स के लिए भी इलेक्शन था लाइक ब्रिटिश प्रोविंसेस? नहीं, ये सीट्स फिल करी गई थी नॉमिनेशन या कंसल्टेशन के थ्रू। जो प्रिंसली स्टेट्स की गवर्नमेंट थी, उनको अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट करने थे टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे कि कोई प्रिंसली स्टेट को 5 सीट्स अलॉट हुई थी, उस प्रिंसली स्टेट की गवर्नमेंट 5 कैंडिडेट्स नॉमिनेट करके, वो प्रिंसली स्टेट की गवर्नमेंट 5 कैंडिडेट्स नॉमिनेट करेगा जो उसे रिप्रेजेंट करेगी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सिस्टम्स थे फॉर ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स टू फिल द सीट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, देखो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, इसका टास्क था पूरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना, और यहाँ मैं अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बॉडी जो फॉर्म हुई थी, ये फॉर्म हुई थी 1946 में। तब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, डिसाइड भी नहीं हुआ था कि इंडिया का पार्टीशन होगा, ऐसा कोई ऑफिशियल प्लान नहीं आया था या फिर डिक्लेरेशन नहीं आई थी। जो इंडिया का पार्टीशन डिसाइड हुआ था वो था 1947 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माउंट बैटन प्लान, या फिर जिसको 3 जून प्लान भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्लान रिलीज़ किया था इंडिया के लास्ट वाइसरॉय माउंट बैटन ने ऑन 3 जून 1947, अकॉर्डिंग टू विच इंडिया का पार्टीशन होगा इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट्स तो सभी ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी, लेकिन अब इनमें से कुछ प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले थे। तो अब उनकी सीट्स जो थी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो तो नल एंड वॉइड होगी, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, ये अब आफ्टर पार्टीशन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको बनाएगी, उस पर फोकस करेगी। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगी, ये जो डिवीजन के बाद, पार्टीशन के बाद जो इंडिया बचा उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो अब से सपोज सिंध ब्रिटिश प्रोविंस जो सिंध वाला था उसको आप ले लो, उसको से सपोज 25 सीट्स अलॉट की गई। ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंध प्रोविंस के एग्जैक्ट सीट्स का मुझे आइडिया नहीं है। अब पार्टीशन प्लान अनाउंस हुआ तो सिंध प्रोविंस तो बन गया पाकिस्तान का हिस्सा, एंड जो इसकी 25 सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो भी नलीफाई हो गई, क्योंकि नाउ सिंध वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट इंडिया। ऐसे ही बाकी जो भी एरियाज थे पाकिस्तान का हिस्सा बने, उनकी सीट्स जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो भी नलीफाई हो गई। इसलिए आफ्टर पार्टीशन जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
वो रिड्यूस होकर आ गई 299 पर। पहले जैसे मैंने आपको बताया 292 प्लस 93 सीट्स थी, अब टोटल 299 हो गई। ठीक है। अच्छा, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को इस डेट पर, और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस भी इम्प्लीमेंट हो गए थे ऑन दिस डेट। बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन फुली केम इनटू बीइंग, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली कमेंस हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस लागू हो गए थे। ठीक है। अच्छा, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नए कंसेप्ट्स, नए आइडियाज़ भी लाए गए जो कि इंस्पायर्ड थे फ्रॉम द इंडियन नेशनल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू न्यू कंसेप्शंस ऑफ सिटीजनशिप लाए गए, जिसमें सभी इंडिविजुअल्स को इंडियन सिटीजन्स, जो इंडियन सिटीजन्स बनेंगे उनको इक्वल सेट ऑफ राइट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को ज़्यादा राइट्स मिले और दूसरे सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को कम राइट्स मिले। सभी सिटीजन्स इक्वल होंगे। इससे क्या होगा कि माइनॉरिटीज़ जो कि हो सकती हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या फिर माइनॉरिटीज़ ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, उन सबको सेम सेट ऑफ राइट्स मिलेंगे। इससे इक्वालिटी अमंग ऑल की वैल्यू एनफोर्स करी गई, और साथ ही साथ फ्रेटर्निटी या फिर ब्रदरहुड अमंग इंडियंस की वैल्यू भी एनफोर्स हुई। एक और प्रोसीजर जिससे इक्वालिटी की वैल्यू एनफोर्स करी गई वो था यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मीन्स कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हर सिटीज़न को, जो कि एक पर्टिकुलर एज लिमिट से ऊपर है, उसे वोट करने का राइट है। पहले क्या होता था कि नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ही थी जो वोट कर सकती थी, या फिर सिर्फ मेल्स ही वोट कर सकते थे, या फिर सिर्फ प्रॉपर्टी क्लास ही वोट कर सकती थी। ठीक है। लेकिन अब इंडिपेंडेंट इंडिया में सभी लोगों को, जो कि एक एज लिमिट से ऊपर हैं, उनको वोट करने का राइट था। दैट इज पीपल नाउ हैड इक्वल राइट टू वोट। दिस इज यूनिवर्सल सफरेज। सो ये बेसिकली था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला पार्ट। ठीक है। इसको यहाँ पे टिक लगा देते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, देखो, अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस के 3 मेजर्स पढ़े थे। थ्री थिंग्स विच विल कलेक्टिवली डिटरमाइन कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है या सक्सेसफुल होगा कि नहीं। इन तीनों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में देखते हैं एक बार। ठीक है। पहले था मोड ऑफ प्रमलगेशन, जिसमें हमने देखा कि जो बॉडी या ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, क्या उसके पास लेजिटिमेसी है, क्या उसके लोगों को उसको लोगों का सपोर्ट है टू डू दिस टास्क। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था। अब इसके पास लेजिटिमेसी थी या नहीं, या फिर लोगों का सपोर्ट था या नहीं, वो एक बार देख लेते हैं। लेजिटिमेसी एक तो इस तरीके से आती है कि जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, वो हर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अब क्या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव थी? देखो, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उनको चूज़ करने का तरीका कैसे होगा। प्रिंसली स्टेट में नॉमिनेशन का था, ब्रिटिश प्रोविंसेस में इनडायरेक्ट इलेक्शन का था। इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए बिकॉज डायरेक्टली कॉमन मैन ने वोट देकर इन्हें इलेक्ट नहीं किया था, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंसेस ने इन्हें इलेक्ट किया था। सो इन अदर वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में यूनिवर्सल सफरेज का ऑप्शन नहीं था। यूनिवर्सल सफरेज मैंने आपको बताया कि जहाँ सभी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे वोट करके। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। लेकिन इस बॉडी को एज रिप्रेजेंटेटिव एज पॉसिबल बनाने की कोशिश करी गई थी। ये कैसे? देखो, हर प्रिंसली स्टेट, हर ब्रिटिश प्रोविंस को सीट्स दी गई थी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, जिससे इंश्योर हुआ कि हर रीजन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेशन हो। एंड जो सीट्स ब्रिटिश प्रोविंसेस को मिली थी,
उनमें भी डिवीजन किया गया था बिटवीन मुस्लिम सिख्स इन जनरल ऑन प्रमोशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज कम्युनिटीज़ इन द प्रोविंस। इससे ये इंश्योर हुआ कि हर रिलीजन के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। जैसे कि अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 20% है तो उनको सीट्स भी 20% मिलेंगी, ठीक है। इन दोनों प्रोविजन से ये इंश्योर हुआ कि नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, एवरी रीजन एंड एवरी रिलीजन इज़ रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन रेशो। और तो और 28 सीट 28 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट को भी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। So caste and religious minorities were properly represented in the Constituent Assembly, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया जहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिटिमेसी मिली कि हर रीजन, हर रिलीजन, हर कास्ट के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये आर्गूमेंट प्रेजेंट किया जाता है कि कांग्रेस के पास 82% ऑफ ऑल सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मतलब 299 सीट्स जो आफ्टर पार्टीशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें से 82% सीट्स सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास ही थी। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव कैसे हुई? इसका आंसर ये है कि कांग्रेस इन इटसेल्फ बहुत रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी। इसमें हर रीजन, हर रिलीजन, हर कास्ट के लोग थे। सो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 82% सीट्स पर कांग्रेस के लोग बैठे हैं, देन इट डजंट मीन कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ एक ही रीजन, रिलीजन या कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो पहला रीज़न फॉर लेजिटिमेसी तो ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब दूसरा रीज़न जहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिटिमेसी मिली, ये था मेथड ऑफ डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन मीन्स कि डिबेट करना, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई कमेटीज़ थी, टू बी प्रिसाइज टोटल 8 मेजर कमेटीज़ थी, जिनको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद, ये 4 लोग। हर एक कमेटी का कुछ ना कुछ काम था। अब इन 8 में से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे B.R. अम्बेडकर। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का टास्क था कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फ्रेम करना। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फ्रेम करती थी और फिर इन प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास किया जाता था। इन प्रोविजंस को जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनाती थी, इनको 1 बाय 1 लिया जाता था और इन पर पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होता था, डिस्कशन होता था कि भाई इन प्रोविजंस क्या अंडरनीथ कोर वैल्यूज़ क्या हैं, क्या ये प्रोविजंस फीसिबल हैं इम्प्लीमेंट करने, या फिर ये प्रोविजन इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और ये भी डिस्कस होता था कि इस प्रोविज़न में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं ताकि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। ऐसे आफ्टर डिबेट ऑन अ प्रोविज़न अगर कुछ चेंजेस रिकमेंड किए जाते थे तो उस प्रोविज़न को अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस चेंज किया जाता था और फिर उस प्रोविज़न पर सबका कंसेंसस फॉर्म होता था, तब वो पास होता था और पास होने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनता था, ठीक है। अब देयर आर 3 पॉइंट्स टू बी नोटेड है। पहला ये कि प्रोविजंस पे डिबेट और डिस्कशन हुआ था, कि हर प्रोविज़न पे डिबेट और डिस्कशन हुआ था एक्सेप्ट फॉर जस्ट 1 प्रोविज़न जो था यूनिवर्सल सफरेज का। इस प्रोविज़न को बिना डिबेट के पास कर दिया गया था बिकॉज एवरीवन एग्रीड टू इट। एक्सेप्ट फॉर दिस प्रोविज़न कोई और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न नहीं था जिस पर डिबेट नहीं हुआ हो, ठीक है। सेकंड, ये जो डिबेट्स और डिस्कशन होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन प्रोविजंस, ये डिबेट्स होती थी ऑन बेसिस ऑफ रीजनड आर्ग्यूमेंट। मतलब कि अगर कोई मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसी प्रोविज़न की फेवर में या फिर अगेंस्ट में बोल रहा है या फिर कोई सजेशन दे रहा है तो वो इसके पीछे का रीज़न भी बताता था। दैट मीन्स डिबेट्स ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर ड्रिवन बाय पब्लिक रीज़न। हर कोई अपने स्टैंड के पीछे के जो रीज़न है उनको एक्सप्रेस करता था। इससे ये इंश्योर होता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स लॉजिक पर बेस्ड है। थर्ड थिंग, जब डिबेट्स होते थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो में कन्फ्लिक्ट्स भी होते थे, जाहिर सी बात है ना। एक प्रोविज़न को लेकर किसी का कोई स्टैंड है और किसी का कोई, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनमें ये कोऑर्डिनेशन का सेंस था। जब भी कोई कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन आती थी
मेंबर्स एक दूसरे के व्यूज़ को अकोमोडेट करते थे, अकोमोडेट करने की कोशिश करते थे ताकि सबको साथ में लेकर चले। जैसे हर प्रोविज़न पर एक कंसेंसस बने, हर कोई एग्री करे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से। सो कोऑर्डिनेशन इन फेस ऑफ कन्फ्लिक्ट, दिस इज़ द थर्ड थिंग इन द मेथड ऑफ डेलिब्रेशन विच प्रोवाइडेड लेजिटिमेसी। अब लेजिटिमेसी एक और चीज़ से आई, वो ये थी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस होते थे वो ओपन होते थे प्रेस के लिए और पब्लिक के लिए। मतलब पब्लिक को ये सब पता होता था कि इन सेशंस में क्या हुआ, किसने क्या बोला, क्यों बोला। तो इससे ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो गई। पब्लिक को अपडेट रखा जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन रहा है, क्या डिबेट्स चल रहे हैं। इसलिए एक ट्रस्ट फैक्टर पब्लिक का बना रहता था ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस ट्रस्ट फैक्टर की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिटिमेसी मिलती थी। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस टेस्ट करना ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोमलगेशन। नाउ कमिंग टू सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ सब्सटैंटिव प्रोविजंस। देखो, ड्यूरिंग इंटरनेशनल मूवमेंट कई प्रिंसिपल्स, कई वैल्यूज़ फॉर्ज हुई थी, बनी थी, या फिर पॉपुलराइज हुई थी। जैसे कि इक्वालिटी ऑफ लॉ, जिसका मतलब लॉ हर एक को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें हर एक इंडिविजुअल को राइट है, फ्रीडम है अपना रिलीजन फॉलो करने का, और स्टेट या फिर गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, या फिर डेमोक्रेसी, जिसमें पावर लोगों के पास होती है और लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा। और ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ थी। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ इंडिया में पॉपुलराइज हुई थी वेस्टर्न एजुकेशन से, जो ब्रिटिश रूल ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। अब ये वैल्यूज़ पे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कंसेंसस बना कि हमारी सोसाइटी में इन वैल्यूज़ के बेसिस, हमारी सोसाइटी इन वैल्यूज़ के बेसिस पर रन होनी चाहिए। अब जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे और एजुकेटेड क्लास थी, उन्होंने ब्रिटिश रूल में ट्राई किया, कोशिश की इन वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट, कि भाई इन वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। कुछ हद तक उन्हें सक्सेस मिली भी थी, जैसे कि पीपल कुड वोट फॉर इलेक्शंस फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज़ एक बहुत ही मिनिमम लेवल तक ब्रिटिश रूल ने इम्प्लीमेंट करी थी। अब इंडियंस इस चीज़ से खुश नहीं थे, और ये एस्पायर कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हम ये सब वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कि जिसके थ्रू ये सब वैल्यूज़ जो डेवलप हुई हैं और जिन पे कंसेंसस बना है ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, उन सबको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यही किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले तो इंट्रोड्यूस किया गया एक डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन 1946। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स की समरी दी गई है जो नेशनल मूवमेंट के टाइम इवॉल्व हुए थे, और उनको अब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाना था। ठीक है, देयरफॉर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिफ्लेक्ट करता है एम्स, एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज़ बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि इन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पर एक कंसेंसस ऑलरेडी बना हुआ था इंडियन सोसाइटी में कि हमें इंडिपेंडेंट इंडिया में ये एग्जीक्यूट करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं, यानी कि सभी लोग चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट हो। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस जिनके थ्रू इन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया गया, वो उनको सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोल सकते हैं। सब्सटैंटिव प्रोविजंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों को एक रीज़न देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का। अब लोग चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट करना, इसलिए जो प्रोविजंस इन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं उनको हम सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, so therefore there are substantive provisions present in the Constitution of India
जिसके कारण लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। अच्छा, आपके इस चैप्टर में 5 प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ का मेंशन है जिन पर कंसेंसस बना था ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ये है पहला, इक्वालिटी। ये तो आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। दूसरा, डेमोक्रेसी मीन्स पावर इज़ विद पीपल। जो पावर गवर्नमेंट होल्ड करती है उसका सोर्स देश की पब्लिक होती है। तीसरा, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। चौथा, सोवरेनिटी मीन्स इंडिपेंडेंस। और पांचवा, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मतलब होता है कि ऑल ह्यूमंस, नो मैटर हाउ डाइवर्स दे बिलोंग टू अ सिंगल कम्युनिटी। सो कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी इंडिया के कंटेक्स्ट में मतलब हुआ कि चाहे आप जिस भी रीजन या रिलीजन या कास्ट से हों, आप सब मिलकर एक आइडेंटिटी बनाते हो। आप सब मिलकर एक सिंगल इंडियन कम्युनिटी का हिस्सा हो। आप सब मिलकर एक सिंगल इंडियन कम्युनिटी का हिस्सा हो। सो दिस इज़ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये हो गई सबस्टैंटिव प्रोविजंस की बात। नाउ कमिंग टू थर्ड एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्टिवनेस विच इज़ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का फ्रैगमेंटेशन किया गया है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से। वर्टिकली 2 लेवल्स पर, सेंटर और स्टेट। हालांकि आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 3 लेवल्स पर हो गई थी वर्टिकली, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। और हॉरिजॉन्टली बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी और कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन। ये हॉरिजॉन्टली पावर का डिवीजन किया गया था बाय अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सेटअप। देखो, 3 तरह की होती है वैसे तो गवर्नमेंट सेटअप्स, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल। इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, गवर्नमेंट का सेटअप ये जो गवर्नमेंट का सेटअप होता है ये डिसाइड करता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में रिलेशन कैसा होगा, ठीक है। दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे और दोनों इंस्टीट्यूशंस के पास कितनी कितनी पावर्स होंगी, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस इज डिसाइडेड बाय द काइंड ऑफ गवर्नमेंट सेटअप विच हैज़ बीन अडॉप्टेड। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सेटअप होता है जो इंडिया में अडॉप्ट किया गया, इसका मेन फीचर ये है कि एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। यानी कि एग्जीक्यूटिव को अपने एक्शंस, अपनी पॉलिसीज़ के लिए लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ेगा। वैसे भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं इस सेटअप के, लेकिन ये जो मैंने आपको अभी बताया ये इसका मेन फीचर है। और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाकी सारे फीचर्स और इसको डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का पहला एस्पेक्ट। नाउ कमिंग टू सेकंड एस्पेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर किया जा सकता है। पहला तरीका इजी है, दूसरा थोड़ा मुश्किल है, तीसरा और भी मुश्किल है। और ये पहले से डिफाइंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस इन तीनों में से कौन से तरीके से ऑल्टर होंगे। अब वो प्रोविजंस जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं जिनको प्रिजर्व करके रखना है, वो तो तीसरे मेथड से, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट है, उससे ऑल्टर होंगे। और जो प्रोविजन सर्कमस्टांसेस के साथ चेंज होंगे या होने चाहिए, उनको रिलेटिवली इजी तरीके से ऑल्टर करा जा सकता है। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस जो इम्पॉर्टेंट है और जो कोर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविजंस, ठीक है। So due to different ways of amending different parts of constitution, there is a balance made between flexibility and rigidity of constitution. और इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के दोनों एस्पेक्ट्स अपहिल्ड हैं, दोनों एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र किया था, उनके बेस्ट सिस्टम्स देखे और उनमें से जो सही लगा उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया।
जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का फीचर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, डीपीएसपीस का फीचर आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। अब ये क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई ये तो ब्लाइंड इमिटेशन है, ये तो सीधा सीधा बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस को कॉपी करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। लेकिन ये हमें समझना होगा कि पहले तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस रेफ़र करने का रीज़न क्या था। इसका रीज़न ये था कि हम बेस्ट अवेलेबल को अडॉप्ट करें, जहाँ पे जो भी बेस्ट चीज़ें हमें दिख रही हैं वो सब हम उठा लें, यानी कि टेकिंग बेस्ट फ्रॉम एवरीवेयर। और ये ब्लाइंडली हमने नहीं उठाया। कोई भी फीचर किसी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कंसिडर करते थे तो उस पर डिस्कशन होती थी कि क्या ये इंडियन एस्पिरेशंस को अचीव करने में हमारी में हेल्प करेगा या फिर इंडियन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा। इन शॉर्ट, क्या ये फीचर या सिस्टम इंडियन कंडीशंस और एनवायरनमेंट में फ़िट बैठेगा। अगर नहीं तो क्या इसे कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है जिससे ये इंडियन कंटेक्स्ट में फ़िट बैठे, और तब जाके इस फीचर को अडॉप्ट किया जाता था। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है सेक्युलरिज्म। जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट इंडिया ने अडॉप्ट किया था वो काफ़ी अलग था उस सेक्युलरिज्म से जो वेस्ट में है, जो वेस्ट ने अडॉप्ट किया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। इंडियन सेक्युलरिज्म इंडिया की कंडीशंस को देखकर डिज़ाइन किया गया था। अब ये क्या था एग्जैक्टली वो आप पढ़ोगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में इन लक्ष्मीकांत, ठीक है। So basically, taking features from other constitution was not a blind imitation. It was taken after a thoughtful analysis of whether it suits Indian conditions or not. So ये हो गया आपका ये वाला पार्ट, effectiveness of Indian Constitution, ठीक है। Now coming to features of other constitutions. देखो इस चैप्टर के एंड में आपके एक ब्रीफ लिस्ट दी गई है ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस जो इंडिया ने अडॉप्ट किए। ये पूरी लिस्ट नहीं है, जब मैं लक्ष्मीकांत कवर करूँगा तो आपको ये पूरी लिस्ट बताऊँगा, उसमें अवेलेबल है। ये बस मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, जितना इसमें दिया हुआ है, जितना इस चैप्टर में मेंशन है मैं आपको बस उतना बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है पहला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो कि इलेक्शन का सिस्टम है, ठीक है। सेकंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का वो सेटअप होता है जिसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज़ एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। थर्ड, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, विच मीन्स लॉ से ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो रूल होगा कंट्री में वो लॉ का होगा, ना कि किसी पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन का। जो लॉ है कंट्री का वो रूल करेगा और सबको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ हो गया इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर। स्पीकर एक पोस्ट होती है पार्लियामेंट में जो कुछ हद तक पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव की स्मूथ रनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्पीकर के बारे में आप बाद में पढ़ोगे पार्लियामेंट के चैप्टर में, ठीक है। और एक और चीज़ जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली वो थी लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर राजन की लॉ बनाने के लिए बिल कैसे लाया जाएगा और कौन लाएगा, हाउस में बिल कैसे पास होगा या फिर रिजेक्ट होगा, इसको कैसे अमेंड किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया, पहले तो फंडामेंटल राइट्स, वो राइट्स जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है और गवर्नमेंट उन्हें वायलेट नहीं कर सकती। दूसरा, जुडिशल रिव्यू, जिसमें जुडिशरी जो कोर्ट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कोई लॉ पास बाय द पार्लियामेंट या फिर कोई एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो जुडिशरी इन लॉस को या फिर गवर्नमेंट के इन एग्जीक्यूटिव एक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, इनको कैंसिल कर सकती है। तीसरी चीज़ जो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई वो थी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी को किसी भी चीज़ के लिए एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है।
हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फॉर्ज हुए थे, बने थे। हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो होते हैं जो होता है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। और हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया रेजिडुअल पावर्स का आइडिया और काजी फेडरल गवर्नमेंट का आइडिया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का डिवीज़न किया हुआ है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। ये डिवीज़न किया गया है सब्जेक्ट्स के थ्रू, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस एक सब्जेक्ट हो गया, सेंटर के अंडर है, और पुलिस एक सब्जेक्ट हो गया, ये स्टेट के अंडर है। ऐसे ही सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है कि कौन सा सेंटर के अंडर आएगा, कौन सा स्टेट के अंडर आएगा। जो सब्जेक्ट सेंटर के अंडर है उन पर सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है, और जो सारे सब्जेक्ट्स स्टेट के अंडर है उन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। और ये सारे स्टेट सब्जेक्ट्स ये सारे सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसी ही दो लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, ये तीसरी लिस्ट है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे दोनों सेंटर और स्टेट लॉ बना सकते हैं। अब ऐसा भी सब्जेक्ट्स इवॉल्व हो सकते हैं इन फ्यूचर कि जो इन तीनों लिस्ट में से, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में मेंशन ना हो, ये सब्जेक्ट्स रेजिडुअरी लिस्ट का पार्ट बनते हैं और इन पे सिर्फ सेंटर का कंट्रोल रहता है, यानी कि रेजिडुअरी पावर्स सेंटर के पास होती है, ठीक है। और काजी फेडरल गवर्नमेंट क्या है? ये है फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। काजी मीन्स सेमी, तो काजी फेडरल मीन्स हाफ फेडरल या फिर ऑलमोस्ट फेडरल, ठीक है। मीन्स कि ऑल्दो देखो सेंटर और स्टेट दोनों लेवल्स पर गवर्नमेंट होगी, लेकिन जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होगी वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। मीन्स एग्जैक्टली बैलेंस नहीं होगा दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होगी, और एंड रीज़न फॉर दिस इज देश की यूनिटी बना के रखने के लिए एक पावरफुल सेंटर चाहिए। सो दिस इज़ काजी फेडरल अरेंजमेंट। काजी मीन्स सेमी, और सो इंडिया हैज़ अ सेमी फेडरल सिस्टम which means not exactly federal या फिर not fully federal, ठीक है। So these are features of other constitutions जो आपके इस चैप्टर में दिए हुए थे। ये ब्रीफ में दिए हुए हैं, ये पूरी लिस्ट नहीं है। पूरी लिस्ट आप बाद में लक्ष्मीकांत के चैप्टर में पढ़ोगे, जो मैं बाद में कवर करूँगा, ठीक है। So now coming to the last part, which is objective resolution. अब कुछ पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन थे वो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ये लिस्ट भी आपको दी गई है चैप्टर में, तो इसलिए मैं ये भी कवर कर रहा हूँ। वैसे तो ये पॉइंट्स आपके लक्ष्मीकांत में भी कवर होंगे, बट बिकॉज इसमें दिए गए हैं तो आई विल कवर इट, ठीक है। फर्स्ट, इंडिया, जो पहला पॉइंट है ये है, इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। यहाँ रिपब्लिक का मतलब है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, ना कि हेरिडेटरी होता है। हेड ऑफ स्टेट इंडिया में कौन है? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, इसलिए इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। और सोवरेन का मतलब है, सोवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट ही होता है, ठीक है। सोवरेनिटी के भी दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। वो मैं आपको बाद में आपके साथ आई विल कवर सोवरेनिटी डिटेल मैनर में, ठीक है। सेकेंड, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स एज आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया बनेगा वो एक यूनियन होगा तीन चीज़ों का। पहला, जो एरियाज़ ब्रिटिश इंडिया के अंडर डायरेक्टली आते हैं, दैट इज़ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। दूसरा, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे। और तीसरा, और कोई एरियाज़ या टेरिटरीज जो ब्रिटिश इंडिया या फिर प्रिंसली स्टेट्स का हिस्सा नहीं थे, बट अब इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है।
And third point, territories forming the union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government and administration except for those assigned or vested in the union. देखो यहाँ पर फेडरलिज्म की बात करी जा रही है। जो इंडिपेंडेंट इंडिया बनेगा वो एक यूनियन होगा वेरियस टेरिटरीज़ का, और ये सब टेरिटरीज़ या एंटिटीज़ जो वो पावर्स एंड फंक्शंस, ये सब टेरिटरीज़ और एंटिटीज़ को वो पावर्स एंड फंक्शंस मिलेंगे जिससे वो खुद को गवर्न कर सकती है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम इट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स एंड फंक्शंस असाइन किए जाएंगे। तो इसका मतलब दो लेवल्स पर गवर्नमेंट फॉर्म होगी इंडिया में, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। कुछ पावर्स सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के पास होंगी और कुछ स्टेट लेवल गवर्नमेंट के पास। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फेडरलिज्म, जिसमें दो लेवल्स पर गवर्नमेंट होती है। ठीक है, फेडरलिज्म भी आप डिटेल में पढ़ोगे आगे की वीडियोस में, है ना। मैं एक बात आपको बता दूं कि अभी एट प्रेजेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। बट लोकल लेवल की गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फॉर्म हुई थी इन 1990s में, जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स, ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंस से प्रेजेंट थी। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से पहले से प्रेजेंट थी, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 लेवल्स की गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था या फिर रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट। लोकल लेवल की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया था 1990s में आफ्टर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स। सो देयरफॉर आफ्टर दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स विच वर 73rd एंड 74th, इसके बाद जो इंडिया में गवर्नेंस हो गया, इसके 3 लेवल्स हो गए, पहले 2 थे अब 3 हो गए, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी of sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people. अब ये पॉइंट ये बोल रहा है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी होने वाली है, क्योंकि डेमोक्रेसी में फाइनल पावर या फिर जो पावर का अल्टीमेट सोर्स है वो पीपल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बस इस पावर को अलॉट करता है, पॉलिटिकल सेटअप बनाता है, लेकिन ये जो पावर का सोर्स है वो कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी देश के लोग डायरेक्टली बनाते हैं या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बनाते हैं, जो कि इंडिया के केस में हुआ है। ठीक है, तभी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल उठा के देखो, यू विल सी कि इट स्टार्ट्स विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि इंडियंस के लिए सिक्योर किया जाएगा इन इंडिपेंडेंट इंडिया जस्टिस, 3 तरह का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, और फ्रीडम, जिसमें कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन। ठीक है, लेकिन ये फ्रीडम विल बी सब्जेक्टेड टू पब्लिक मॉरालिटी एंड लॉ। मतलब कि इतनी फ्रीडम मिलेगी कि पब्लिक मॉरालिटी या फिर लॉ को ब्रीच ना करे या फिर पब्लिक मॉरालिटी या लॉ के अगेंस्ट ना जाए। पब्लिक मॉरालिटी का मतलब वो मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स जो कि एक सोसाइटी में फॉलो करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू सम सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी लाइक माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, और कुछ एरियाज को लाइक बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया कोशिश करेगा कंट्रीब्यूट करने की टू वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। एंड लास्ट, इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इसकी सोवरेनिटी मेंटेन करी जाएगी ऑन लाइंस ऑफ जस्टिस एंड लॉज ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। लॉज ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस अब ये समझ सकते हो कि वो बेसिक लॉज जो कि दुनिया में ज़्यादातर देशों में फॉलो किए जाते हैं, जो कि दुनिया में ज़्यादातर देशों में जस्ट माने जाते हैं। ठीक है, सही माना जाता है और इनको वाइडली रिकॉग्नाइज किया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, सो ठीक है, तो ये जो था
ये आपका हो गया चैप्टर 1 ऑफ दिस बुक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। हमने इसमें आपको जो जो स्क्रीन पर पॉइंट्स दिखा रखे हैं वो सब ठीक से कवर किए हैं। आई डोंट थिंक कि जितना मैंने आपको बताया है उससे ज़्यादा इस चैप्टर में आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आपको खुद से ये चैप्टर बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ठीक से सुना एंड सुना है तो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इज़ एटलीस्ट एज गुड एज समवन जिसने ये चैप्टर बुक से पढ़ा है। इनफैक्ट जो खुद से चैप्टर पढ़ रहा है उससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी आपको, बिकॉज मैंने एग्जांपल्स देकर चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है और मैंने जितनी भी रेलेवेंट चीज़ें थी इस चैप्टर में वो सब कवर की हैं, ठीक है। सो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रेलेवेंट है चैप्टर में और मैंने कवर ना की हो। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको खुद से इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए तो एक बार फटाफट से स्किम थ्रू कर लेना इस चैप्टर को, ठीक है। सो अब मेरा काम सिर्फ चैप्टर को एक्सप्लेन करना ही नहीं है। मैंने ये सोचा कि मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा जिससे आपकी नोट्स बनाने की टेंशन भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब नोट्स को शॉर्ट रखने के लिए मैंने नोट्स में कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे कि डबल एरोज हैं, दैट मीन्स कि लीड्स टू, ठीक है। जैसे कि INM लेड टू इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, आप इसमें देख सकते हो स्क्रीन पर। डॉलर का साइन हो गया विच मीन्स देयरफॉर। W in arrow मीन्स कि what, Y in arrow मीन्स कि why, H in arrow मीन्स कि how। ब्रैकेट में प्रीलिम्स P लिखा हुआ है जिसमें उसका मतलब ये होगा कि वो वाला जो पॉइंट है जिसमें ये मेंशन्ड है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स। और ऐसे ही जिसमें ब्रैकेट में M है दैट इज़ रेलिवेंट फॉर मेंस। और स्टार्स मैंने दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फॉर योर एग्ज़ाम। जो 3 स्टार वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 स्टार वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यू कैन मतलब उसको अगर वो बहुत अच्छे से आती हैं तो भी चलेगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका कॉलन एंड आरो दिया हुआ है वो एक पॉइंट को दिखाने के लिए कि भाई ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे एक सिंपल सा आरो है विच मीन पॉइंट्स टू समथिंग, जैसे कि UK आरो डेमोक्रेसी, इसका मतलब ये है कि UK इज़ अ डेमोक्रेसी। तो ऐसे मैंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है नोट्स में। सो दीज विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो ये नोट्स हैं इस चैप्टर के। मैं आपको फटाफट से गो थ्रू करवा देता हूँ इन चैप्टर के नोट्स से। सो इस चैप्टर के अराउंड 1.5 पेजेस के नोट्स हैं, ठीक है। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने इसको अपनी ड्राइव पर अपलोड किया है और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं फटाफट से आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ नोट्स फटाफट से आपको, ठीक है। सो आप जैसे देख सकते हो इसमें दिया हुआ है 5 फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये 5 फंक्शंस हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस डेमोक्रेटिक होते हैं और इनमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 3 फैक्टर्स थे, मोड ऑफ प्रोमलगेशन, उसके बाद सबस्टैंडर्ड प्रोविजंस और उसके बाद हमने देखा था कि बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है। और उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा था। ये सारा जो आप देख रहे हो ये उसके बारे में मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके में इसमें मेंशन किया हुआ है। सिर्फ उतनी चीज़ें मेंशन की हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बाकी चीज़ें इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही इसमें इफ़ेक्टिवनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी इसमें मैं डिस्कस किया गया है। ये देखो सबस्टैंटिव प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें है कि नहीं, इसमें येस उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देन बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एंड ब्रीफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसके जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताया वो ब्रीफली इसमें मेंशन है। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंक्लूड्स, जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया था वही मेंशन है।
एंड प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, वो भी इसमें मेंशन है। सो दीज आर द नोट्स। इनका जो डाउनलोड का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। नाउ कमिंग टू रिकॉल, अब देखो ये तो हो गए शॉर्ट नोट्स, लेकिन अब इनको रिवाइज कैसे करना है? क्या मैं एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट नोट्स देने के अलावा भी आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? और इसका आंसर है येस, ठीक है। देखो, आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे जब आपकी रिवीजन बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से होगी। एंड मेरे हिसाब से रिवीजन का वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स होता है एक्टिव रिकॉल, या फिर जिसको मैं रिकॉल, रिवाइज रिकॉल, यानी कि RRR बोलता हूँ, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस मेथड को ट्राई करो अपने रिवीजन में, और आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ये मेथड के लिए आपको एक रिकॉल की लिस्ट की ज़रूरत होगी, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। आपको इस रिकॉल की लिस्ट को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस मेथड के बेनिफिट्स क्या हैं, और इस मेथड को यूज़ कैसे करना है, इस लिस्ट को यूज़ कैसे करना है, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बहुत एडवाइस करूँगा, हाईली एडवाइस करूँगा कि आप इस मेथड को समझो और अडॉप्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन में गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड माई लेक्चर। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि अपना फीडबैक दो, आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम्स लगी, कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वट एवर इट इज़, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं और भी रेलेवेंट वीडियोस लेकर आऊँगा अपने चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग, दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ।